नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं उसके प्रतापी राजाओं के बारे में। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल कक्षा 10 का है। ठीक है, लेकिन ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें जो बातें हैं ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वंश है जिसका नाम है मारवाड़, है ना, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जो बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, और जोधपुर हो गया, मतलब जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उसके बहुत से भूभाग पर किसी ज़माने में मारवाड़ के राठौड़ शासकों का शासन था। ठीक है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राठौड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो बहुत सारे इतिहासकारों के मध्य ये मतभेद है कि राठौड़ वास्तव में थे कौन, है ना। तो किसी का कहना है ना, जैसे कि दयालदास हैं जो कि मारवाड़ के प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने कहा कि भाई राठौड़ थे वो सूर्यवंशी हैं। ठीक है, और इनके बारे में कहा कि ये ब्राह्मण भल्लाव राव की संतान है ना। और मारवाड़ के एक और है मुहणोत नैणसी, प्रख्यात कवि, और उन्होंने कहा कि राठौड़ हैं वह कन्नौज से आए थे, है ना। कन्नौज के जो राजा हैं गढ़वाल, ठीक है, उनकी शाखा से इनका संबंध है, ऐसा बताया। और प्रख्यात इतिहासकार कर्नल टॉड, इन्होंने कहा कि भाई ये राठौड़ है वह सूर्यवंशी। ठीक है, तो जो भी जितने भी विद्वान हैं सबका अलग अलग मत है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि राठौड़ वास्तव में दक्षिण भारत में, है ना, पहले एक राज करने वाली जाति थी, है ना, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट ही थे पुराने समय में ये लोग, और फिर ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ आए, बाड़मेर की तरफ आए, है ना, मारवाड़ की तरफ आए, और कालांतर में जो राष्ट्रकूट है वह शब्द अपभ्रंश हो गया और राठौड़ हो गया। ठीक है, तो अभी ये राष्ट्रकूट वाली जो थ्योरी है वह अभी सर्वमान्य है ना। और इन राठौड़ों का, जैसे जोधपुर का शासक, जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, है ना, इन्होंने देश विदेश में प्रसिद्धि पाई, है ना। तो हम जानेंगे कि भाई बीकानेर के प्रमुख राजा कौन थे और जोधपुर के प्रमुख राजा कौन थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो राठौड़ों का जो आदि पुरुष है, ठीक है, या उनका जो संस्थापक माना जाता है, जो राठौड़ वंश है ना, तो उसका नाम था सिहा, है ना, राव सिहा। तो राठौड़ वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है राव सिहा, जो कि वर्तमान में जो पाली का उत्तर पश्चिम भाग है, इन्होंने वहाँ पर शुरुआत में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया था। राव सिहा के बाद राव चुंडा, है ना, जो 1394 से लेके 1423 तक शासन करते हैं। ठीक है, और चूंकि राव सिंहा है, उन्होंने राज्य की स्थापना की थी, है ना, तो उनकी स्थापना के समय राज्य का आकार काफ़ी छोटा था। लेकिन जब ये राव चुंडा बनते हैं तो यह अपने साहस से, अपनी कूटनीति से, है ना, और जो मारवाड़ का जो राज्य है उसको वास्तव में स्थापित करते, एक मजबूत राज्य बनाते हैं। ठीक है, और उस समय का जो बड़ा शहर था मंडोर, है ना, तो जोधपुर तो बहुत बाद में बना, पहले जो मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था वो था मंडोर था, है ना। तो राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और राठौड़ शक्ति को और शक्तिशाली बनाया। ठीक है, मंडोर पर अधिकार करने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि खाटू, है ना, खाटू, डिडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल, है ना, तो इन सारे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारे गए, है ना। तो जो भाटी लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, राव चुंडा को धोखे से मार दिया। और इनकी पत्नी जिनका नाम है चांद कंवर, है ना, तो उन्होंने अपने नाम से एक बावड़ी बनाई थी, तो उस बावड़ी का नाम था चांद बावड़ी। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस समय देखो राठौड़, ये जो प्रदेश है वह रेगिस्तानी प्रदेश है, और बावड़ी का निर्माण मतलब बहुत बड़ा निर्माण माना जाता था, और पानी का ये प्रमुख सोर्स था उस जमाने में। अगले जो राठौड़ शासक है उनका नाम है राव रणमल। ठीक है, ये 1427 से 1438 तक शासन करते हैं। ठीक है, तो राव रणमल है, तो इनके पिता का नाम था राव चुंडा। तो राव चुंडा ने क्या कर दिया कि भाई राव चुंडा ने रणमल के जो छोटे भाई हैं राव कान्हा, ठीक है, इनको शासक बना दिया। तो अपने से छोटे भाई को शासक बनता देख, है ना, राव रणमल नाराज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इनकी जो बहन होती है हंसाबाई, उनका विवाह मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं, महाराणा लाखा, ठीक है, उनके साथ होता है। ठीक है, तो चूंकि हंसाबाई उनकी उम्र बहुत कम होती है और जो राणा लाखा है उनकी उम्र बहुत अधिक होती है, तो एक तरह से ये बेमेल विवाह होता है। तो रणमल, है ना, ये विवाह करते हैं लेकिन शर्तों के साथ। ठीक है, तो कई शर्तों के साथ ये विवाह संपन्न होता है, और फिर राव रणमल है वह कुछ समय के लिए मेवाड़ में आते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद 1427 में इनके जो भाई हैं कान्हा, उसके पश्चात वह 1427 से 1438 तक
शासन की बागडोर संभालते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई राणा लाखा होते हैं, उनका जो पुत्र होता है मोकल, ठीक है। तो मोकल होता है तो कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई जो मेवाड़ है वहाँ पर जैसे राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है, मोकल की मृत्यु हो जाती है, मोकल के भाई चुंडा रहते हैं, है ना, वो चले जाते हैं मालवा की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शून्य सा आ जाता है। तो जो हंसाबाई है वह अपने भाई जो मारवाड़ के जो शासक थे रणमल, उनको आमंत्रित करती है। तो एक समय में राव रणमल के पास मारवाड़ का भी शासन रहता है और एक तरह से वह अप्रत्यक्ष रूप से पूरे मेवाड़ पर भी शासन की बागडोर संभालते हैं, ठीक है। तो एक टाइम में राव रणमल थे, वह बहुत बड़े क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेवाड़ के सामंत थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि राव रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हो सकता है भविष्य में वह मेवाड़ पर अधिकार कर ले, ठीक है। तो सामंतों ने क्या कर दिया कि इनकी जो प्रेमिका थी भारमली, तो भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों ने क्या कर दिया, राव रणमल की 1438 में हत्या कर दी। अगला जो मेवाड़ का शासक होता है उनका नाम है तो है राव जोधा, ठीक है। तो इनके ये राव रणमल के पुत्र होते हैं, है ना। तो जब राव रणमल की मारवाड़ में मेवाड़ में जब हत्या की जाती है तो राव जोधा भी क्या होते हैं, तो उन तब अपने पिता के साथ मेवाड़ में होते हैं, ठीक है। लेकिन किस्मत से ये बच जाते हैं और बचे हुए राठौड़ सामंतों और सैनिकों के साथ वो मारवाड़ की तरफ भागते हैं, ठीक है। और बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, ठीक है। और फिर मंडोर पर अधिकार करते हैं और धीरे 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 वह एक नया 1459 में जोधपुर शहर बसाते हैं, है ना। वर्तमान में देखो जोधपुर है, देश दुनिया में कितना नाम है उसका। तो राव जोधा ने अपने नाम से एक महत्वपूर्ण नगर अपने समय में बसाया था, ठीक है, जिसका नाम था जोधपुर, ठीक है। और न केवल शहर बसाया बल्कि यहाँ पर जोधपुर का किला भी बसाया, ठीक है। तो इस किला, ये जो किला है वह चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर बनाया गया था, ठीक है। और इस दुर्ग का नाम रखा उन्होंने मेहरानगढ़। तो राव रणमल की हत्या के बाद क्या हो जाता है कि जो मेवाड़ राज्य होता है और जो मारवाड़ राज्य होता है उन दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। और एक तरफ मारवाड़ के जो शासक होते हैं राव जोधा होते हैं, जो कि अपने समय के एक महान शासक हैं। और उसी समय मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनका नाम होता है महाराणा कुंभा, ठीक है। तो कुंभा भी आप सभी जानते हैं कि भाई मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक हैं। तो अब जो इनकी जो दादी होती है ना, राव जोधा की बुआ, है ना, तो हंसाबाई, तो ये दोनों भाइयों, है ना, चचेरे भाइयों, क्या कहते हैं, कजिन ब्रदर्स में सुलह करवा देती है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि भाई राव जोधा होता है वह क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के एक राजकुमार जिनका नाम होता है रायमल, उनसे कर देता है। और फिर मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध क्या हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राव जोधा ने अपने समय में काफ़ी संघर्ष किया और जो मारवाड़ का जो राठौड़ राज्य है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मजबूत बना लिया, ठीक है। और जोधपुर नया शहर भी बसाया, मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी करवाया। और साथ साथ में बहुत सारे लोगों का कहना है कि राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलो लोदी की सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, ठीक है। तो दिल्ली के जो ताकतवर शासक थे बहलो लोदी सुल्तान, उनको भी उन्होंने हराया था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सच्चाई है कि वास्तव में राव जोधा वाकई बहुत बड़े शासक थे और उन्होंने सही मायने में जो राठौड़ का राज्य है उसको स्थापित किया था। इसके बाद मारवाड़ के जो प्रतापी शासक हैं उनका नाम है मालदेव, ठीक है। तो ये 1531 में शासक बनते हैं और 1562 तक शासन करते हैं, ठीक है। तो मालदेव है वह अपने समय के मारवाड़ के शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ठीक है। इन्होंने मारवाड़ को परम शक्ति तक पहुंचाया, ठीक है। और ये इनके पिता का नाम था राव गंगा। तो कहानियों में ऐसा कहा जाता है भाई राव गंगा की हत्या भी मालदेव ने की थी, तो इस कारण मालदेव को पितृहंता भी कहा जाता है। और जब राणा सांगा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था, खानवा का युद्ध, ठीक है, तो राव मालदेव है वह राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। और उन्होंने बाबर से लोहा भी लिया था। इसके अलावा राव मालदेव ने जब गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह, ठीक है, वह 1532 में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, हाँ, मेवाड़ को
जीतने की कोशिश करता है। तो उस समय राणा विक्रमादित्य, उस समय मेवाड़ के जो राणा होते हैं वह राणा विक्रमादित्य होते हैं, तो उनकी सहायता भी मालदेव ने की थी, ठीक है। और 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, ठीक है। तो किसी कारणवश क्या हो गया भाई, ये जो पुत्री इनकी जो पत्नी थी उमादेव तो रूठ गई। तो इस कारण क्या हो जाता है कि भाई उमादेव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये जो रानी उमादे है वह अपने पति से रूठ कर फिर वर्तमान में जो अजमेर है वहाँ पर एक किला है तारागढ़। तो अपना सारा जीवन उन्होंने बाद का उन्होंने तारागढ़ में बिताया, ठीक है। और इसके अलावा राव मालदेव प्रतापी शासक था ही, तो उसने मेड़ता के विरमदेव व राव जेतसी है ना, इनको भी हराया। बीकानेर के राव जेतसी को हराया, ठीक है। और इस तरह से अपने जो पड़ोसी राज्य है बीकानेर उस पर भी उनका अधिकार रहा था, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो गया कि भाई जो दिल्ली का दिल्ली शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शेरशाह सूरी वह हुमायूं को हरा देता है और वहाँ से दिल्ली से निकाल देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई दिल्ली की बादशाहत पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है और हुमायूं गद्दी से दरबदर कर दिया जाता है। तो हुमायूं जब इधर उधर भटक रहा था तब मालदेव ने हुमायूं को कहा था कि भाई देखो तुम मेरे पास आओ और अपन सेना ले जाके शेरशाह सूरी को हराते हैं, ठीक है। लेकिन जो हुमायूं है वह समय पर पहुंचा नहीं, ठीक है। अगर समय पर पहुंच जाता तो हुमायूं को भटकना नहीं पड़ता और उसको तुरंत ही मालदेव के सहयोग से राज्य पुनः प्राप्त हो सकता था, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मेवाड़ में किसी ज़माने में राणा सांगा बहुत शक्तिशाली राजा थे और राणा सांगे की मृत्यु के बाद क्या हो गया कि भाई एक शून्य से आ गया और उस शून्य को भरने का काम किया था राव मालदेव ने, ठीक है। तो राजपूताने में मालदेव क्या हो गया कि एक शक्ति का नाम हो गया, एक ताकत का नाम हो गया और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। और उधर दिल्ली की तरफ आगरा की तरफ क्या हो गया कि भाई शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो गया और शेरशाह सूरी भी चाह रहा था कि मैं अपने राज्य को बढ़ाऊँ, ठीक है। तो दो महान शक्ति के मध्य जो अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ाई होगी, ठीक है। और अंततः 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ, ठीक है। एक तरफ मालदेव की सेना, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी की सेना, ठीक है। चूंकि शेरशाह सूरी का राज्य बड़ा था, उसके पास साधन अधिक थे, हथियार अधिक थे, सेना अधिक थी, ठीक है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई, परंतु बहुत सारे ऐसे समय आए जब शेरशाह सूरी यहाँ पे हार भी सकता था, ठीक है। तो कई बार शेरशाह सूरी डर गया और अंततः शेरशाह सूरी की जीत हुई। तो उसको पता था कि भाई मैं यहाँ पे हार सकता हूँ। तो इस युद्ध की जीत के बाद, ठीक है, उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। परंतु जल्दी ही शेरशाह सूरी 1545 में एक दुर्घटना में मारा जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद दिल्ली फिर शून्य हो जाता है और शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी होते हैं वह अयोग्य होते हैं, ठीक है। तो इस बात का मालदेव पुनः लाभ उठाता है और जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, झालोर, मेड़ता इन सब पर पुनः अधिकार कर लेता है और अंततः 1562 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला शासक है रावचंद्र सेन, ठीक है, जो कि 1562 से लेके 1581 तक शासन करता है। तो ये जो इसके पिता होते हैं राम मालदेव, ठीक है। तो यह अपने प्रिय रानी के कहने पर, है ना, तो राजपूतों में क्या होता है कि ये रिवाज होता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही शासक बनता है। और रावचंद्र सेन थे वो सबसे बड़े नहीं थे, ठीक है, और छोटे पुत्र थे। लेकिन चूँकि अपनी जो प्यारी रानी होती है उनके दबाव में आके मालदेव रावचंद्र सेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो जो बड़े भाई होते हैं, है ना, उदय सिंह हो गया, राम हो गए, तो ये नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और कालांतर में ये जो राम है ये तो क्या कहते हैं सहायता लेने के लिए अकबर के पास भी पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद वास्तविक जो उत्तराधिकारी होना चाहिए था उसका नाम था उदय सिंह। तो फिर कालांतर में क्या होता है कि 1570 में अकबर है वह नागौर में एक दरबार का आयोजन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि अकबर द्वारा आयोजित नागौर के दरबार में 1570 में जो मोटा राजा उदय सिंह होते हैं वह अकबर से मिल लेते हैं, ठीक है। और अपनी समस्या बताते हैं, देखो यार मेरे राज्य पर मेरा अधिकार था लेकिन पिताजी ने छोटे भाई चंद्रसेन को बना लिया है। तो अकबर क्या करता है कि भाई ये जो मोटा राजा उदय सिंह होते हैं उनकी सहायता करने का आश्वासन दे देता है। और जो उदय सिंह होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करने को राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक।
तो अब क्या होता है कि ये जो रावचंद्र सेन है वह भी यहाँ पे जाता है दरबार में। तो उसको पता चलता है तो वो सोचता है कि यार ये उदय सिंह और अकबर के मध्य तो समझौता हो चुका है ना। और अब ये पक्का है कि यहाँ पर क्या हो गया कि भाई वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने जा रहे हैं। तो ये पक्का हो गया कि अकबर है वह उदय सिंह का ही साथ देगा, ठीक है, मेरा नहीं देगा। तो ये सोचकर क्या होता है कि रामचंद्र सेन है वह दरबार में उपस्थित नहीं होते और वहीं से चले जाते हैं, ठीक है। और आजीवन क्या होता है कि अकबर की सेना से वह लड़ते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जोधपुर के राज्य को पुनः प्राप्त किया जाए। तो ये जो रामचंद्र सेन होते हैं वह सिवाना के दुर्ग में रहते हैं और वहाँ से मुगल सेना को तंग करते हैं, ठीक है। तो इनके युद्धों से परेशान होकर ये मुगल भी होते हैं वह अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, ठीक है। और फिर रामचंद्र सेन को सिवाना किला छोड़ना पड़ता है और वह रामपुरा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से वह लगातार मुगलों की नाक में दम करते रहते हैं ना, छोटे मोटे लड़ाइयाँ करते रहते हैं, ठीक है। और जो कि युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो रामचंद्र सेन है वह मारवाड़ में छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको लूटते भी हैं, ठीक है, ताकि धन की प्राप्ति की जा सके, ठीक है। और अंततः 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि 1570 में जो राजपूताना में अकबर दरबार लगाता है तो सभी राजा क्या हो जाते हैं कि भाई अकबर के अधीन हो जाते हैं। लेकिन रामचंद्र सेन होते हैं तो वह चाहते थे वह भी अधीन हो सकते थे और अपने लिए कुछ न कुछ रियायत या सहायता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ये मार्ग नहीं चुना और अकबर से है ना लड़ने का चुना। तो प्यारे विद्यार्थियों अकबर मतलब एक विशाल साम्राज्य है ना, विशाल शक्ति, ठीक है, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ा शासन था, लंबी चौड़ी सेना थी, ठीक है। और रामचंद्र सेन छोटे से राज्य की राजा थे और उनके पास सेना कम थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और अकबर से लड़ने का निश्चय किया, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि रामचंद्र सेन कितने वीर थे और कितने महान थे। अगले राजा हैं जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। तो मैंने पहले बताया था कि देखो रामचंद्र सेन तो अकबर से लड़ते हैं, ठीक है, मुगलों से लोहा लेते हैं, तो चूँकि वह मुगलों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाते और फिर मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनने का मौका मिलता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई यह वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, ठीक है। लेकिन अकबर क्या करता है कि भाई इनसे इनकी जो पुत्री होती है जगत गोसाई है ना, जिनको कि जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, तो अकबर इनकी पुत्री से अकबर विवाह करने के लिए मना कर देते हैं और अपने पुत्र, ठीक है, खुर्रम, अपने पुत्र जिसका नाम था सलीम है ना, तो सलीम जो भविष्य में जहांगीर के नाम से शासक बना, बादशाह बना था, तो उसका विवाह इनसे कर देते हैं, ठीक है, जगत गोसाई। और कालांतर में इनसे एक पुत्र होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है खुर्रम। और ये जो खुर्रम होता है वह कालांतर में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है। और इस विवाह की एवज में, ठीक है, तो उदय सिंह को इनाम मिला, एक तो जोधपुर का राजा बनाया गया उसको, ठीक है, साथ साथ में मुगल दरबार में 1000 का मनसबदार बनाया गया। अगले जोधपुर के जो खास शासक हैं उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। और यह 1638 से लेके 1678 तक शासक रहते हैं, ठीक है। जब ये राजा बनते हैं जोधपुर के या मारवाड़ के, तब उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहाँ का शासनकाल होता है, ठीक है। और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद क्या होता है कि भाई शाहजहाँ के जो पुत्र होते हैं उनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है, ठीक है। और चूँकि जसवंत सिंह है वह जो शाहजहाँ के पुत्र होते हैं, एक तरफ होता है औरंगजेब, दूसरी तरफ होता है दारा होता है। तो जसवंत सिंह वह दारा का साथ देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि दारा उत्तराधिकारी युद्ध में हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है ना, कहानी भी प्रचलित है कि जब ये युद्ध में हार जाते हैं तो फिर जोधपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जोधपुर में आते हैं तो इनकी जो रानी होती है, ठीक है, तो वो कहती है कि देखो भाई मैं ये कायर के लिए मैं दरवाज़ा खोलूँगी नहीं, ठीक है। और जो द्वारपाल होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई देखो ये हम हमेशा वीरों का सम्मान करते हैं, भागे हुए लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपने किले हैं उनके द्वार खोलने से मना कर दिया।
फिर अंत में क्या होता है कि भाई जो समझदार लोग होते हैं वह रानी को समझाते हैं कि ठीक है, और जसवंत सिंह की भी अपनी रानी से वादा करते हैं कि देखो मैं परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हम थोड़े दिन में सेना इकट्ठी करके, शक्ति इकट्ठी करके पुनः इस हार का बदला लेंगे। ठीक है, तभी किले के द्वार खोले जाते हैं और जसवंत सिंह को अपने घर में प्रवेश मिलता है। तो इसके बाद फिर जसवंत सिंह और जो शाहजहाँ क्या कहते हैं औरंगज़ेब है, उनके मध्य संबंध ठीक हो जाते हैं, और फिर औरंगज़ेब है वह जसवंत सिंह की नियुक्ति वर्तमान का जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर कर देता है, जमरूद वाले क्षेत्र में कर देता है। ठीक है, और वहीं पर जमरूद में ही 1678 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत सिंह अपने ज़माने के बहुत बड़े शासक थे। ठीक है, और वह हमेशा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देते थे। ठीक है, उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे, जैसे कि सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। ठीक है, और मोहम्मद नैन्सी, ठीक है, तो उनका मंत्री भी था और बहुत बड़ा कवि भी था। ठीक है, और मोहम्मद नैन्सी ने नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ परगरारी विगत, है ना, विगत यानी इतिहास, ठीक है, ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मारवाड़ के विशेष खास शासक। ठीक है, अगले वीडियो में अपन बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।